चैप्टर 63। तुम यहाँ फिर से। पिछले अध्याय में नवीन ने दक्ष की तलवार को चकमा नहीं दिया, बल्कि दक्ष की ओर अपना पंजा बढ़ा दिया। जब दक्ष और नवीन का हमला आपस में टकराया, तब नवीन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। नवीन की मार्शल स्पिरिट एक चील मार्शल स्पिरिट थी। इसके बाद नवीन और दक्ष के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ समय बाद दक्ष को इस बात का एहसास होने लगा कि संभवतः वह नवीन को नहीं हरा सकता। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार का उपयोग किया और उसके शरीर के चारों ओर तलवार ऊर्जा की एक परत बन गई, जो कि उसे हर हमले से बचा रही थी। जब नू की चील मार्शल स्पिरिट ने दक्ष के ऊपर हमला किया, तब वह भी दक्ष के तलवार ऊर्जा के परत को नहीं छोड़ पाई। इसके बाद नवीन ने गुस्से से दक्ष के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे दक्ष घायल हो गया। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार को घुमाना शुरू किया, जिससे वातावरण की तलवार ऊर्जा दक्ष की ओर आकर्षित हो गई। इससे नवीन की चील मार्शल स्पिरिट भी पीछे हट गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार को घुमाते हुए नवीन की ओर बढ़ने के लिए अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस समय दक्ष की तलवार से तेज बिजली की किरणें निकली रही थी, जो कि नवीन के ऊपर हमला कर रही थी। इधर नवीन ने भी तेज आव जब में कहा, फ्लाइंग ईगल। ये कहते ही नवीन ने दक्ष की ओर अपने दोनों हथेली से हमला किया, जिससे उनकी हथेलियों से दो ऊर्जा से बनी चील की छाया निकली। इस समय नवीन की ऊर्जा दो बार से मजबूत हो गई थी। अगले ही पल नवीन की दोनों ऊर्जा से बनी चील की छाया दक्ष की तलवार से टकरा गई और फिर बूम, बिजली के गर्जने की तरह एक मजबूत ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे पूरी गुफा कांप गई। इधर जैसे ही नवीन का हमला दक्ष की तलवार से टकराया, तब अगले ही पल मूनलाइट फेदर एजिलेट दक्ष ने कहा। दक्ष ने अचानक अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट का उपयोग करते हुए अपनी गति और भी तेज कर दी, जिससे दक्ष को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह एक रोशनी की किरण में बदल गया हो। इसके बाद दक्ष तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया। लेकिन जब दक्ष गुफा से बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक दक्ष की तलवार हवा में चमकी। इसके तुरंत बाद एक तेज दर्दनाक चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। कमीने, नवीन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। इस समय अभी जिसकी चीख निकली थी, वह नवीन के भाई अशरफ की थी। अभी जब गुफा से बाहर निकलते समय दक्ष की तलवार हवा में चमकी, उस समय दक्ष ने अपनी तलवार से अशरफ का काट दिया, जिससे अशरफ के मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी और अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर नवीन गुस्से से पागल हो गया। इसके तुरंत बाद नवीन ने अपने भाई अशरफ के मरते हुए शरीर को दौड़कर अपने हाथों में पड़ लिया। इस समय अशरफ के गले से झरने की तरह खून बह रहा था। अशरफ ने नवीन की ओर देखते हुए कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ रहा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई। अपने भाई को मरता हुआ देखकर नवीन ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा, नहीं। इस समय अशरफ के मृत शरीर को देखकर नवीन का चेहरा दुख और क्रोध से पूरी तरह से विकृत हो चुका था। इस समय नवीन की अभिव्यक्ति बेहतर क्रूर थी और वह एक वास्तविक राक्षस की तरह लग रहा था। नवीन ने ये कभी नहीं सोचा था कि साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर का एक योद्धा उसके मजबूत हमलों को रोकने और उससे बचने में सक्षम होगा। इसके साथ वह उसके ही सामने उसके भाई का गला काटने में भी सक्षम होगा। इससे नवीन पूरी तरह से पागल हो गया। नवीन ने गुस्से भरे स्वर में कहा, जब तक मैं नवीन जीवित हूं, मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगा। ये कहते हुए नवीन चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राक्षस चीख रहा हो। इस समय शाहीन पूरी तरह से डरी हुई थी। वह गुफा के एक कोने में दीवार के सहारे टिकी हुई थी, क्योंकि इस समय उसमें अकेले खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि दक्ष की ताकत इतनी मजबूत होगी कि वह नवीन जैसे योद्धा के हमलों से भी बच जाएगा। अगर इस समय दक्ष यहाँ पर उपस्थित होता और नवीन की ऐसी दयनीय हालत देखता, तो अपने कार्य पर उसे गर्व होता और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान होती, क्योंकि उसने एक शुद्ध ऊर्जा के स्तर के योद्धा के हमले को नष्ट कर दिया था और उसके होते हुए उसके भाई को मार दिया था। दक्ष इतना भी उदार नहीं था कि वह बार बार किसी की जान बख्श दे। दक्ष ने पहले भी अशरफ को जाने दिया था, लेकिन अशरफ उससे बदल लेने वापस आया। जब अशरफ दक्ष के पास बदला लेने वापस आया, तभी दक्ष ने अशरफ को मारने का मन बना लिया था। अब अगर नवीन भी दक्ष का पीछा करता, तब दक्ष नवीन का भी वही हाल करता जो उसने उसके भाई का किया था। दक्ष कोई बुरा इंसान नहीं था। वह बेवजह किसी को भी मारना नहीं चाहता था और न ही वह पहले से किसी को उकसाता था।
लेकिन अगर कोई उसे पहले से उकसाता या उसे मारने की कोशिश करता तो वह अवश्य ही उसका विरोध करता और उसे मार देता। इधर गुफा से बाहर निकलने के बाद दक्ष आधे घंटे तक लगातार दौड़ता रहा और फिर वह धीरे धीरे धीमा हो गया। अगले ही पल उसके मुंह से खांसी होने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। दक्ष ने अपनी खांसी को बहुत समय से रोक रखा था, परंतु अब वह इसे और नहीं रोक सकता था। खांसी खांसी। इस लड़ाई में दक्ष भी बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे वास्तव में बहुत बुरी आंतरिक चोटें आई थी। अगर यह लड़ाई आगे जारी रहता तो संभवतः इसमें दक्ष की मृत्यु हो सकती थी। यही कारण था कि पहले दक्ष ने नवीन के सामने टिक होने का नाटक किया और बिना बिना किसी नुकसान के वहां से बाहर आने का दिखावा किया। अगर नवीन को पता होता कि दक्ष बुरी तरह से घायल हो तो वह दक्ष का पीछा अवश्य करता और उसे पकड़कर उसे मार डालता। आखिर दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का योद्धा था और उसका प्रतिद्वंदी शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुका था। उनके बीच अंतर बहुत बड़ा था, किंतु इसके बाद भी दक्ष ने नवीन से लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई से जीवित निकलने में सक्षम रहा। यह दक्ष के लिए गर्व की बात थी। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपने अमर में रखी थैली से एक विशेष गोली निकाली और उसे तुरंत निगल लिया। उस विशेष गोली को निगलते ही दक्ष के शरीर में एक ताजगी और आरामदायक अनुभूति फैल गई। दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि उसका दिमाग जो सुन्न होने की कगार पर था वह फिर से तरोताजा हो गया है। उसका दिमाग फिर से पहले की तरह शीघ्र और स्पष्ट रूप से सोचना शुरू कर रहा है। बस कुछ ही पलों में दक्ष की सभी आंतरिक और बाहरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई, जिसे देखकर दक्ष भी हैरान रह गया। दक्ष ने हैरानी भरे स्वर में कहा, कितनी प्रभावशाली विशेष गोलियों हैं। इस समय दक्ष की आंखों को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसे कितना सुखद आश्चर्य हो रहा था। दक्ष ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संरक्षक अनुपम ने कहा था कि गौरव को ठीक करने के लिए केवल एक विशेष गोली ही पर्याप्त है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उस समय जब संरक्षक अनुपम ने दक्ष को विशेष गोलियों का वह जार इतनी आसानी से दे दिया, तब दक्ष को थोड़ा संदेह था कि ये गोलियां संभवतः उतनी प्रभावशाली नहीं हैं। इसलिए उसने गौरव को ठीक करने के लिए एक के स्थान में 3 विशेष गोलियां दी, ताकि गौरव पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। लेकिन इस समय जब दक्ष ने इस विशेष गोली का उपयोग किया, तब उसे एहसास हुआ कि ये विशेष गोलियां कितनी अद्भुत है। इस समय दक्ष को केवल यह महसूस नहीं हो रहा था कि उसकी सभी चोटें ठीक हो रही है, बल्कि दक्ष को यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत में एक बार फिर सुधार हो रहा है। ये जानकर दक्ष आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ सभी मजबूत योद्धा इन विशेष गोलियों को पाना चाहते हैं। ये गोलियां वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि इन विशेष गोलियों की उपचारात्मक गोलियां भी किसी की ताकत में तेजी से सुधार कर सकती है। ये कहने के बाद दक्ष अपनी थैली की ओर देखने लगा, जिनमें विशेष गोलियां थी। 9 देशों के महाद्वीप में कई योद्धा थे जो विशेष गोलियां और विशेष हथियार बनाते थे। ऐसे लोगों का देश में बहुत अधिक सम्मान किया जाता था, क्योंकि वह इन विशेष गोलियों और विशेष हथियारों को बनाने में उस्तादों के भी उस्ताद थे। ऐसे लोगों का मिलना इस देश में बहुत ही दुर्लभ था, जो इन क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होते थे। 4 पर्वतीय संप्रदाय में भी ऐसे कुछ प्रतिभाशाली योद्धा थे जो विशेष गोलियां बना सकते थे, लेकिन चूंकि दक्ष का स्तर बहुत कम था, इसलिए वह अब तक किसी भी ऐसे गुरु के संपर्क में नहीं आया था जो कि विशेष गोलियां बनाने में निपुण हो। युद्ध करना साधना के मार्ग पर तेजी से सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह साधना का मार्ग कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता। ये विशेष गोलियां केवल सहायक थी, जो युद्ध में लगी चोटों को ठीक करने और अड़चनों को तोड़ने में सहायता करती थी। दक्ष अपने साधना के मार्ग पर पहले ही बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर चुका था। अब उसे इस युद्ध से प्राप्त अपने ज्ञान को आत्मसात करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने की आवश्यकता थी। दक्ष ने कहा, यह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंचने का समय है। साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद मैं शाहपुर सिटी वापस जा सकता हूं और वहां परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अनिमा से बदला ले सकता हूं। ये कहते हुए दक्ष की आंखें दृढ़ हो गई और उसकी आंखें तेज रोशनी से चमकने लगी। इसके बाद दक्ष ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई और वह ये जानकर हैरान रह गया कि यह जगह उसके लिए परिचित थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपने सामने कुछ ही दूरी की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ कहा, तो यह जगह है। दक्ष को दूर 2 पहाड़ दिखाई दे रहे थे।
जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने अपनी तलवार से बीच से दो हिस्सों में काट दिया हो। यहीं पर दक्ष ने उन दो पहाड़ों के बीच से सूरज की रोशनी को आते हुए देखा था। लेकिन जब दक्ष उसके अंदर गया तब वहां उसकी मुलाकात एक निर्दयी लड़की से हो गई। दक्ष ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ प्रशिक्षण के लिए इतनी अच्छी जगह होंगे। मुझे अभ्यास के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मिली है। लगता है कि मुझे अब इस जगह पर अपना अधिकार करना होगा। इसके बाद दक्ष ने उस पहाड़ की ओर देखते हुए कहा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि उस लड़की ने मुझे 2 बार मारने का प्रयास किया था। इस बार मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या वह मुझे हरा पाएगी। ये कहने के बाद दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष सीधे उन पहाड़ों के अंदर बिना किसी झिझक के चला गया। जब दक्ष ने उन पहाड़ों के बीच प्रवेश किया तब उसे वहां प्रवेश करते हुए कुछ शिष्य देख रहे थे और वह ये जानकर स्तब्ध रह गए कि कोई शिष्य हिमांशी के प्रशिक्षण स्थान पर उसकी अनुमति के बिना जाने का प्रयास कर रहा था। वह सभी दक्ष को घायल होकर उस जगह से बाहर आते देखने के लिए वहीं पर उन पहाड़ों से दूर रुक गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, उस शिष्य ने सचमुच साथी शिष्या हिमांशी के प्रशिक्षण क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करने का साहस किया। वह लड़का सचमुच बहुत साहसी है। अगर वह वहां अंदर जाकर कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसे बहन हिमांशी द्वारा जरूर दंडित करके बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह की चर्चाएं वहां उन शिष्यों को बीच चलने लगी। इधर थोड़ी ही देर में दक्ष उन पहाड़ों के अंदर एक खुले स्थान पर आ गया और वहां उस गर्म पानी के झरने के किनारे आकर खड़ा हो गया। वहां आस पास अनेक गुफाएं थी जो प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। यदि यहाँ आसपास कोई परेशान करने वाला नहीं होता तो यह जगह प्रशिक्षण के लिए सचमुच बहुत अच्छी थी। इधर इस समय भी पिछली बार की तरह ही हिमांशी उस गर्म पानी के नीचे अपनी आंख बंद करके और अपनी सांस रोककर सांस रोकने की तकनीक का अभ्यास कर रही थी। इस तरह हिमांशी अपने एक सांस में एक साथ कई तीर चला सकती थी और इससे उसके तीरों की ताकत भी अधिक प्रबल और मजबूत हो जाती। इस बार दक्ष ने पिछली बार की तरह लापरवाही से काम नहीं किया और उस गर्म पानी के झरने में अचानक छलांग नहीं लगाई। इसके बजाय वह हिमांशी के पानी से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद हिमांशी का सिर उस गर्म पानी की सतह से ऊपर आया। इसके बाद जब हिमांशी ने अपनी आंखें खोली तब उसने सीधे दक्ष को अपने सामने थोड़ी दूरी पर गर्म पानी के झरने के किनारे पर खड़ा देखा, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद अगले ही पल उसका चेहरा क्रोध से भर गया और उसने अपने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ फिर से।